हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग अपने यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2026 में जो होगा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,000 जो 600 वैकेंसी कुछ है, उसके लिए हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। तो आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आप लोगों को हमने जो है थ्योरी क्लासेस भी जो है ऑलरेडी अभी चल रहा है। आप लोगों का उपसर्ग तक अभी 17 क्लासेस जो है करा चुके हैं। आगे भी क्लासेस आप लोगों की चलती रहेंगी। तो वहाँ से आप जब थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यह आपको कहाँ पर मिलेगा? तो हमारे सरकारी रोजगार चैनल पर आप लोग यह प्रैक्टिस सेट डेली रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलता रहेगा। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि री जो ध्वनि है किस स्वर के अंतर्गत आती है? री ध्वनि की बात करें, क्या घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, ह्रस्व स्वर है या फिर ओष्ठ वर्ण है? तो बात करें री ध्वनि की, तो इसको किसके अंतर्गत आता है? तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन आते हैं? तो अ आता है, ई आता है और छोटा ऊ आता है और री आता है। क्या आता है? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत का क्या आता है? तो अ आते हैं, छोटा ई आता है, छोटा ऊ आता है और री ध्वनि आता है। री को घोष वर्ण के अंतर्गत भी रखा जाता है। घोष में कौन कौन से आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग है उसका तीसरा, चौथा और पांचवा, य, र, ल, व और सभी जो स्वर है 11 वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो घोष। तो री किस में होगा? घोष वर्ण भी है और ह्रस्व स्वर है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा था? द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें, क्या कोयला है, साहस है, सूरज है या फिर विद्यार्थी है? तो द्रव्य द्रव्य कौन सा पदार्थ है? तो इसमें कोयला क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा का रूप है। साहस क्या है? भाववाचक है। सूरज क्या है? एक व्यक्तिवाचक है। विद्यार्थी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वह द्वार पर खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। यानी वह द्वार पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? तो सर्वनाम के भेद 5 होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और आपका एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें से आपको बोल रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करिए और वह द्वार पर खड़ा है को लिखिए। तो क्या मैं द्वार पर खड़ा हूँ, कोई द्वार पर खड़ा है, वे द्वार पर खड़े हैं, वह स्वयं द्वार पर खड़ा है। तो बात हो रही है यहाँ पर कौन से? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सॉरी, एक और 6 होते हैं सर्वनाम। कितने? 6। एक कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। तो बात हो रही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय का बोध किस में होगा? तो कोई द्वार पर खड़ा है। तो कोई यहाँ पर क्या हो गया? अनिश्चय। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कौन द्वार पर खड़ा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए हम लोग क्या कोई और जो कोई है इसको प्रयोग किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई द्वार पर खड़ा है क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में यह बदला गया है। मैं द्वार पर खड़ा हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और वह सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर यहीं पे स्वयं लगा होता तो क्या हो जाता? निजवाचक हो जाता है। वे द्वार पर खड़े हैं तो यह क्या हो जाएगा? वे यानी निश्चित है तो क्या हो जाएगा? यह निश्चयवाचक सर्वनाम से जो बन जाएगा। वही वह स्वयं द्वार पर खड़ा है तो यहाँ पर स्वयं और अपना जहाँ पर लग जाए वहाँ पर क्या हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो वह स्वयं द्वार पर खड़ा है, कौन सा सर्वनाम होगा यहाँ पर प्रयोग? तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा निश्चयवाचक का? ऑप्शन नंबर बी, कोई द्वार पर खड़ा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बात करें हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है? जो दुखाना शब्द है इसमें क्या नाम धातु है, प्रेरणार्थक है, सहायक या फिर संयुक्त क्रिया है? तो हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इसमें दुखाना शब्द जो है इसमें कौन सी क्रिया है? आपसे पूछ रहा है कौन सी क्रिया है, क्या नाम धातु कौन सी क्रिया है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बात करें इसमें नाम धातु क्रिया, क्योंकि इसमें ना ने नी ता ते ती जब जुड़ता है किसी भी जब कृत जो है नाम धातु में नाम धातु क्रिया में यहाँ पर ना और ता प्रत्यय जोड़कर यहाँ पर बनाया गया है। प्रेरणार्थक में क्या होता है? जब क्या हो, किसी से कार्य कराने की बात हो तो जब
किसी से प्रेरणा की बात हो तो प्रेरणार्थक होता है, और जब किसी से कार्य कराया जाता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है। सहायक का मतलब एक मुख्य क्रिया हो, उसमें सहायक क्रिया एक लगा हो। संयुक्त क्रिया तब होती है जब दो क्रिया एक साथ मिलकर जब होती है तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए। जो सार्वनामिक विशेषण होता है उसकी क्या विशेषता है? वे संज्ञा शब्द के बाद आते हैं, वे संज्ञा के पहले आते हैं, वे सर्वनाम के बाद आते हैं, या फिर वे क्रिया के बाद आते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो किसके बाद आते हैं? सार्वनामिक जो है वो संज्ञा जो है के पहले आते हैं। किसके पहले आते हैं? सार्वनामिक शब्द संज्ञा के पहले आते हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं। तो जो वाक्य में रेखांकित शब्द है में क्रिया विशेषण पहचानिए। तो यहाँ पर जो रोज है, इस रेखांकित यहाँ पर क्या है? रोज की होगा। तो यहाँ पर जो ठाकुर साहब है रोज व्यायाम करते हैं, इसमें रोज जो है ये रेखांकित है। इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? क्या स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिणामवाचक है, फिर रीतिवाचक है? तो ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं, जो रोज है वो कौन सा है? कौन सा क्रिया विशेषण है? तो रोज कैसा है? कालवाचक जो है वो क्रिया विशेषण है। कैसा है? कालवाचक। स्थानवाचक में क्या होगा? स्थान का बोध होगा। परिमाणवाचक में जो है किसी वस्तु के या किसी भी चीज़ का जो है परिणाम बताया जाएगा, और रीतिवाचक में उसके जो है किस तरह से कार्य हुआ है वह रीतिवाचक में बताया जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि तूफान के कारण खाली स्थान का अवशेष रह गया। उपयुक्त तद्भव शब्द को चुनिए। तद्भव शब्द कौन होते हैं? हिंदी के होते हैं, और तत्सम शब्द संस्कृत के होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर खाली स्थान में जो है कौन सा तद्भव शब्द चुना जाएगा? तूफान के कारण अहिर का अवशेष रह गया, और लिका का अवशेष रह गया, अटारी का अवशेष रह गया, या फिर करतनी का अवशेष रह गया। तो तूफान के कारण किसका? तो अटारी का जो है अवशेष जो है वह रह गया। किसका अवशेष रह गया? अटारी का। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का प्रयुक्त संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। जो रज्जु दर्पण शब्द है इसका आप लोगों को संधि विच्छेद करना है। क्या राजह प्लस औदर्शन होगा, राजह प्लस दर्शन होगा, राजूदर प्लस सन होगा, या फिर रजह प्लस दर्शन होगा? तो आप लोग बताइए कि रजो दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रजो दर्शन के संधि विच्छेद की बात करें तो क्या होगा? रजह प्लस दर्शन होगा। कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, रजो प्लस दर्शन हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की बात करें तो सबसे पहले प्रयास जो है क्या शिव सिंह सेंगर ने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, गारसा द तासी ने किया था, मिश्र बंधु ने किया था? तो हिंदी साहित्य में जो है इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास जो है मिश्र बंधु जी के द्वारा किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है? बात करें द्वंद्व समास के सही उदाहरण कौन सा शब्द नहीं है? क्या उपकूल है, छल कपट है, सुख दुख है, नाक कान है? तो जो द्वंद्व समास होता है इसमें विरोधाभासी शब्द जो है अधिकतर देखने को मिलते हैं। जैसे छल और कपट क्या है? अलग अलग है। सुख और दुख अलग अलग है। नाक और कान क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास के उदाहरण है। जबकि उपकूल क्या है? यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों के लिए काल के भेद का सही विकल्प है। यानी जो आपका ये वाक्य दिया गया इसमें कौन सा काल का भेद है? क्या श्याम ने पत्र लिखा होगा? तो श्याम ने पत्र लिखा होगा इसमें कौन सा काल है? क्या सामान्य वर्तमान काल होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा, या फिर संभाव्य वर्तमान काल होगा? तो राम ने पत्र लिखा होगा इसमें कौन सा काल है? तो राम ने पत्र लिखा होगा इसमें क्या है? संदेह भी है और लिखा भी है, यानी भूतकाल में कार्य भी हुआ है और इसमें संदेह है कि वह लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। सामान्य वर्तमान काल में जैसे राधा गाना गाती है, वहीं अपूर्ण भूतकाल में जैसे राधा गाना गा रही थी। संभाव्य वर्तमान काल में क्या हो जाएगा? वहाँ पे फिर संभावना, जैसे श्याम पत्र लिखता होगा तब वहाँ पर क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि वाक्य अब्दुल के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है से
संबंधित वाच्य कौन सा है? तो अब्दुल के द्वारा जो है पतंग उड़ाई जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? क्या भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, क्रियावाच्य है या फिर कर्तृवाच्य है? तो अब्दुल जो है वो पतंग को उड़ा रहा है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो किसके द्वारा उड़ाई जा रही है? तो अब्दुल के द्वारा। क्रिया किसके? कर्तृवाच्य हो सकता है या फिर पतंग के द्वारा, किसी के द्वारा जब कार्य किया जाता है तो कौन सा वाच्य होता है? आप लोग बताइए। तो वहाँ पर कर्मवाच्य हो रहा है, यानी क्या कर्म किसी के, यानी क्या हो रहा है? तो कर्म की जा रही है, यानी पतंग को उड़ाया जा रहा है। क्या हो रहा है? पतंग को उड़ाया जा रहा है अब्दुल के द्वारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि धरती माता की पूजा करनी चाहिए। जो धरती माता है इनकी पूजा करनी चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द, जो धरती है, कौन सी धरती शब्द रेखांकित की उचित पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी धरती का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या दारा होगा, तनया होगा, वसुधा होगा या फिर धिया होगा? तो बात करें धरती के पर्यायवाची शब्द की, तो धरती का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा? वसुधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वसुधा हो जाएगा। किसका? धरती का पर्यायवाची। तनया किसका होता है? पुत्री का होता है। आप लोग बताएंगे कि दारा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग रूप का विकल्प है। जो पुल्लिंग रूप में है, क्या गर्दन है, चावल है, एकादशी है या फिर नर्मदा है? बात करें पुल्लिंग रूप की, तो इसमें से कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग रूप में है? तो जो चावल है आपका एक पुल्लिंग रूप है, बाकी सभी क्या है? स्त्रीलिंग रूप में है। उसकी गर्दन, तो उसकी क्या? स्त्रीलिंग हो गया। एकादशी, एकादशी जो है महीने में एक बार आती है। नर्मदा नदी दक्षिण की ओर बहती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो ये सब क्या होगा? ये स्त्रीलिंग। क्या है? लिंग वचन के आधार पर वो स्त्रीलिंग में जो है आ रहा है, जबकि चावल अच्छा पका है, तो इसमें क्या हो गया? तो ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बात करें, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? स्थायी भाव आपसे पूछ रहा है। पंक्ति क्या है? आर्य रहा क्या भारत, आर्य रहा क्या भारत, अभिषिक्त अभी भी, मिल गया अकड़ राज्य, राज्य उसे जब तब भी। इसमें कौन सा स्थायी भाव है? क्या क्रोध है, जुगुप्सा है, शोक है या फिर निर्वेद है? जो आर्य रहा क्या भारत, अभिषिक्त अभी भी, मिल गया अकंटक, अकंटक राज्य उसे जब तब भी। तो इसमें कौन सा स्थायी भाव है? जो रस होते हैं उसके स्थायी भाव होते हैं, तो इसमें कौन सा रस है? रस का स्थायी भाव होगा, तो वो कौन सा स्थायी भाव है? तो बात करें इसमें कौन सा है, तो इसमें क्या है? शोक व्यक्त किया जा रहा है। क्या व्यक्त किया जा रहा है? कि आर्य रहा क्या भारत, यानी क्या हो रहा है? शोक व्यक्त कर रहे हैं। रहा क्या भारत, अभिषिक्त अभी भी, यानी जो पहले भारत जैसा था वैसे आपको रहा है क्या? इसमें क्या कर रहे हैं? शोक व्यक्त कर रहे हैं। मिल गया अकड़ राज्य उसे जब तब भी, तो इसमें क्या है? शोक स्थायी भाव है। इसी क्रोध की, इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि करते अभिषेक, अभिषेक पर पयोद, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सतगुण मूर्ति सर्वेद की। इन पंक्तियों में उपयुक्त छंद बताइए, यानी जो ऊपर पंक्ति आपको दी गई है, करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण है मूर्ति सर्वेद की। तो इसमें कौन सा छंद है? क्या छप्पय है, उल्लास है, सवैया है या फिर रोला है? तो बात करें इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें उल्लास छंद है। कौन सा छंद है? उल्लास छंद है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सफरी सी जल में, क्या? सफरी सी जल में विहंगिनी सी व्योम में, जो पंक्ति है में कौन सा अलंकार है? सफरी सी जल में विहंगिनी सी व्योम में जो है ये पंक्ति जो है, इसमें कौन सा अलंकार है? क्या उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या फिर श्लेष है? तो बात करें सफरी सी जल में, सी सा सम सरी जहाँ पे शब्द आते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और जब जनु मनु जानो शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक क्या होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? जो प्रख्यात शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया? क्या प्र है, त है, प्रख है या फिर आत है?
तो आप लोगों को पता होगा उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, बाद में जुड़ते हैं। तो प्र क्या है यहाँ पर पहले है, प्रक भी पहले है, जबकि त और आत जो है ये बाद में सब क्या हो जाएंगे, प्रत्यय हो जाएंगे। तो ये दोनों तो ऑलरेडी नहीं होने वाले हैं। अब बात करें प्र और प्रक में कौन सा आपका उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर प्र प्लस क्या हो जाएगा, ख्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्र प्र प्लस ख्यात मिलकर यह शब्द बना है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका, प्र उपसर्ग यहाँ पर जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि बुहारी में कौन सा प्रत्यय है। जो बुहारी शब्द है इसमें क्या बु प्रत्यय है, री प्रत्यय है, बुहार प्रत्यय या फिर ई प्रत्यय है। तो प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, अंत में लगाए जाते हैं। तो प्रत्यय जब अंत में लगते हैं तो इसमें क्या बु होगा, तो बु तो पहले है तो इसमें ये तो हो नहीं सकता है। री की बात करें तो ये भी हो सकता है क्योंकि ये लास्ट का शब्द है। बुहार यानी पूरा शब्द ही पहले का है, ये भी नहीं हो सकता। ई प्रत्यय लास्ट का है, ये भी हो सकता है। तो आप लोग कौन कौन सा हो सकता है, एक री हो सकता है, एक ई हो सकता है। इसमें कौन सा आपका प्रत्यय है, तो बात करें प्रत्यय की तो इसमें री तो प्रत्यय होना ही सकता है क्योंकि बुआ बूहा और प्लस री तो शब्द कोई बनेगा नहीं। तो बूहा क्या होता है, कोई शब्द होता नहीं। वहीं पर बुहार जब अगर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा बुहार। और इसमें जब ई प्रत्यय होता है, ई प्रत्यय जो जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुहारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हरि का अनेकार्थी नहीं है। जो हरि है इनका कौन सा अनेकार्थी इसमें से नहीं है। क्या वानर और शिव नहीं है, हाथी और सर्प नहीं है, विष्णु नहीं है, फिर चांद नहीं है। तो जो हरि है भगवान विष्णु का नाम होता है, इसमें से कौन सा ये इनका अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कौन सा एक अनार्थी शब्द नहीं है, तो चांद का जो अर्थ होता है अनेकार्थी, वो हरि हरि जो है इसका अनेकार्थी शब्द चांद नहीं है। वानर और शिव होता है, हाथी सर्प भी होता है और विष्णु भी होता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शोभा कमरे के अंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो शोभा कमरे के अंदर में, अंदर कमरे के अंदर है यानी किसी के अंदर। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए संप्रदान से अलग होने के अर्थ में करण से, तो संबंध कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है, फिर संबोधन कारक है। तो इसमें कौन सा है, संबंध तो किसी से बताया नहीं जा रहा है। अपादान यानी अलग हो, क्या कमरे से अलग हो रही है। अधिकरण यानी में पर यानी किसी के ऊपर या किसी के अंदर हो, वहाँ पर अधिकरण होता है। संबोधन यानी हे हो जब किसी के संबोधित किया जाता है। तो शोभा कमरे के अंदर है, तो शोभा कमरे के अंदर इसमें कौन सा है, तो शोभा जो है वो कमरे के अंदर यानी कमरे से किसका संबंध बताया जा रहा है, शोभा का। तो शोभा किसके क्या, शोभा का कमरे से क्या हो रहा है, संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है। कमरे के ऊपर तो होगी नहीं। में पर यानी में यानी कमरे में नहीं है, कमरे के अंदर है। सो यहाँ पर के में का प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिकरण कारक नहीं होगा। यहाँ पर शोभा कमरे के साथ इसका संबंध बताया जाए, यहाँ पे है संबंध कारक हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। यहाँ पर आपके ए और बी दिए हैं, यहाँ पर 1 और 2 दिए गए हैं, इनको दोनों को मिलाना है। तो क्या बात करें, जो कविता को लिखती है उसको क्या कहते हैं, क्या जो कविता को लिखती है उसे क्या हो जाती है, कवयित्री होती है। और जो आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति रखती है उसको अंतर्दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। एक सेकेंड, यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिया है, यहाँ पर तीसरा जो है नहीं लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का थर्ड। ए का थर्ड किसमें, इसमें है। बी का फर्स्ट इसमें है। 2 जो है उसको यहाँ पर नहीं टाइप किए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ए का थर्ड इसी में है और बी का जो है फर्स्ट इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जहाँ गंगा यमुना बहती हैं वह देश उपजाऊ है। जहाँ पर गंगा यमुना जो बहती हैं वो कौन, वह देश कैसा होता है, उपजाऊ होता है। यह जो है किस प्रकार का वाक्य है। जहाँ पर गंगा और यमुना बहती हैं वह देश उपजाऊ है, यहाँ पर कैसा वाक्य है। क्या साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य या फिर निषेधवाचक वाक्य है। तो साधारण वाक्य में क्या होता है, एक सिंपल सा वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में जो होते हैं वो किसी पर निर्भर दूसरा वाक्य होता है। मिश्र वाक्य की बात करें तो 2 वाक्य जो है, एक जो है किसी जो है मिश्र वाक्य बनाने वाले शब्दों के साथ जुड़े होते हैं। निषेधवाचक वाक्य में जो है मना करने की बात जो है पता चलती है। तो जहाँ गंगा यमुना बहती है वहाँ देश उपजाऊ है। तो यहाँ पर कैसा वाक्य है, तो जहाँ पर गंगा और यमुना बहती है, यहाँ पर क्या, जहाँ यानी संबंध किसी के साथ यानी 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यदि आप आते तो हम साथ चलते, यह किस प्रकार का वाक्य है।
यदि आप आते तो हम चलते, यानी किसी पर निर्भर की, यानी इच्छावाचक वाक्य है, विस्मयादिवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य है। तो बात करें यदि आप आते, तो यदि आप आते यानी किसी की तरह संकेत किया जा रहा है कि यदि आप आते तो हम साथ चलते। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि खेह खाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। जो खेह खाना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या, खाने का लालची होना है, बुरी दशा में रहना है, अनुभवी अनुभवी चालाक होना या फिर आसान समझना है। तो खेह खाना का जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा। तो खेह खाना जो है इसका अर्थ की बात करें तो बुरी दशा में रहना जो है खेह खाना का अर्थ हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि चरित्र निर्माण में किसी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जो चरित्र निर्माण में है, यहाँ पर जो है कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो जो है यहाँ पर क्या अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का या उपविराम का या फिर योजक चिन्ह का। यहाँ पर तो आप लोगों को चिन्ह के साथ हमने लिख दिया है, लेकिन जब वहाँ पे पेपर आपको चिन्ह के साथ नहीं लिखा मिलेगा, वहाँ पे बस आपको अर्धविराम, विस्मयादि बोधक, उपविराम या फिर योजक मिलेगा। तो चरित्र निर्माण में कौन सा, ये तो योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चरित्र निर्माण में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है, उसको आपको पहचान कर लिखना है। क्या वह निसंतान दंपति की संतान है, क्या वह निसंतान दंपति की संतान है। उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, उसके घर की शोभा देखते ही बनती है। मुझे एक गर्म पानी का गिलास चाहिए, तुमने तो मुझे निराशा दी, तुमने तो मुझे निराशा दी। तो इनमें से कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है। तो बात करें वह निसंतान दंपति की संतान है। तो निसंतान यानी दो जो विरोधाभासी शब्द है एक साथ तो नहीं आ सकते। वो निसंतान यानी जिसके संतान नहीं हो और वो संतान भी है, तो यहाँ पर ये तो शुद्ध नहीं होगा। उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, तो उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, इसको छोड़िए। यहाँ मुझे एक गर्म पानी का गिलास चाहिए, तो मुझको मुझको मुझे एक गर्म पानी का गिलास दो या दीजिए। यहाँ पर होगा, यहाँ चाहिए ऐसे हो सकता है या क्या हो जाए, मुझे गर्म पानी का गिलास चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते थे, तुमने तो मुझे निराशा दी, या हो जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुमने तो यहाँ पर तुमने क्या किया, मुझको निराशा दिया है। यहाँ पर ये हो जाता है निराशा दी, तुमने मुझको निराशा दी, ये होता है। और जो ऑप्शन नंबर बी है, उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, आपका पूरी तरह से सही है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन। जो शिवा बावनी है इसके रचनाकार क्या पद्मकार हैं, भूषण हैं, केशव दास हैं या फिर जगनिक हैं। तो शिवा बावनी जो रचना है इसके रचनाकार कौन है। तो शिवा बावनी के रचनाकार की बात करें तो जो है इसको भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जन्मेजय का नागयज्ञ जो है किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो बात करें जन्मेजय के नागयज्ञ की, क्या सेठ गोविंद दास की है, जयशंकर प्रसाद की है, लक्ष्मी नारायण लाल की है, गोविंद वल्लभ पंत की है। तो जन्मेजय का नागयज्ञ जो बुक है इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की और रचनाओं में जैसे कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की और यश चंद्रिका है। और भी दो चार रचनाओं को आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार जो हैं इनमें से कौन है। जो हिंदी भाषा है इसके प्रथम गद्यकार क्या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, लल्लू लाल हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं। तो बात करें हिंदी के प्रथम गद्यकार की, तो हिंदी के प्रथम गद्यकार आपके कौन हैं, लल्लू लाल हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है खड़ी बोली का जो है वो खड़ी बोली का जो है अग्रदूत माना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। जैनेन्द्र के द्वारा जो है कौन सा उपन्यास लिखा गया है। क्या पुनर्वास है, परख है, सेवा सदन है या फिर एकदा नैमिषारण्य है। तो जो जैनेन्द्र हैं इनके द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है। तो जैनेन्द्र के द्वारा परख जो उपन्यास है इसको लिखा
गया है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनको कौन सी बुक के लिए जो है वह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी को, क्या अशोक के फूल के लिए, कुटज के लिए, आलोक पर्व के लिए या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा के लिए? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आलोक पर्व के जो लिए है वह मिला था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, जो आपको जो 5 प्रश्न जो है गद्यांश पर आधारित आते हैं। तो आपको एक गद्यांश ऐसे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको आपको गद्यांश से पढ़कर उत्तर बताना होगा। तो पहला अब हम लोग गद्यांश पढ़ लेते हैं। माइकल एंजेलो इटली के बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार थे। वे बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाते थे। लोगों ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्तियाँ कैसे गढ़ लेते हैं? उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति कहाँ गढ़ता हूँ, वह मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में थी। मैंने तो सिर्फ पत्थर का फाल फालतू हिस्सा हटा दिया। यानी वो मूर्ति क्या होती थी, पत्थर में पहले से होती थी, उनके द्वारा कहा गया, उन्होंने कहा कि मैंने उसका बस खाली जो है जो अनचाहा हिस्सा है उसको हटा दिया, मूर्ति प्रकट हो जाएगी। तो विद्यार्थियों को अपना परिचय पाने में, स्वभान होने में मदद करना शिक्षक का काम है। शिक्षा दी नहीं जा सकती बल्कि अंदर से अंकुरित होती है। जो शिक्षा है वो दी नहीं जा सकती बल्कि अंदर से क्या होती है, अंकुरित होती है। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा देना संभव है, शिक्षा देना असंभव है, सॉरी संभव नहीं है। शिक्षा विद्यालय में मिलती है, शिक्षा परिवार में मिलती है। तो जो आपने अभी एक गद्यांश पढ़ा, इसके आधार पर, अनुच्छेद के आधार पर क्या जो है कहा जा सकता है? तो अनुच्छेद के आधार पर शिक्षा देना संभव नहीं है। यहाँ पर क्या है, शिक्षा नहीं दी जा सकती है बल्कि अंदर से क्या होती है, अंकुरित होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शिक्षक का केवल बाहर से जो है, शिक्षक का यहाँ पर अब अगला जो है पूरा हमने एक ही साथ नहीं लिखा था, जहाँ से देख लीजिए, शिक्षक का काम विद्यार्थियों को अपना परिचय पाने में मदद करना है या स्व भान कैसे हो सके। कहते हैं कि वैसा हमारा जो स्व है वह शून्य में, अभाव में, समझ में नहीं है आता, वह तब तक प्रकट होता है जब तक स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता हूँ। कर्म करते करते मुश्किल का जब मैं सामना करता हूँ तब मेरा रूप, मेरी शक्ति, मेरे स्व का मुझे पता चलता है। यानी मेरे स्व यानी मेरे खुद का पता चलता है। शिक्षक केवल बाहर के खाद पानी की तरह जो है मदद करता है। तो ये आपका उसके बाद का गद्यांश है। एक साथ गद्यांश हमने नहीं लिखा था, आपको यहाँ से मदद वहाँ पे जो होगा एक साथ पूरा गद्यांश दिया रहेगा और हर प्रश्न के ऊपर जो है गद्यांश आपको मिलेगा। तो शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? विद्यार्थियों को स्वयं से परिचित कराना है, विद्यार्थियों को विषयों से परिचित कराना है, विद्यार्थियों को दूसरे से परिचित कराना है, फिर विद्यार्थियों को जो है शिल्प कला सिखाना है। तो शिक्षक का जो मुख्य कार्य वो क्या है? तो विद्यार्थियों को स्वयं से जो है परिचित कराना है। शिक्षक का काम विद्यार्थियों को अपना परिचय पाने में मदद करना, यानी स्वयं के परिचय कराना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि स्व का प्रकाट्य जो है खाली स्थान में होता है। जो यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर क्या होगा, इस गद्यांश के आधार पर क्या रोशनी होगा, कर्म होगा, शक्ति होगा या फिर शून्य होगा। तो आगे हम लोग अपने गद्यांश को पढ़ते हैं। सेल्फ इज लाइक अरे सेल्फ इज लाइक अरे, जो साइंस में माना जाता है कि प्रकाश की किरण अदृश्य होती है। किसकी? प्रकाश की किरण अदृश्य होती है, वह आपको दिखाई देती है। वैसे हमारा तो स्व है वह शून्य में, अभाव में, समझ में नहीं आता, वह तब प्रकट होता है जब मैं स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता हूँ। स्वधर्म रूप कर्म करते हुए जो स्व मेरे सामने व्यक्त होता है वह मेरी शिक्षा है। तो यहाँ पर स्व का जो है प्रकाश खाली स्थान में व्यक्त होता है। स्व के प्रकाश की बात करें तो कर्म के रूप में जो है वह व्यक्त होता है। यहाँ पर प्रकाश होगा, यहाँ पर प्रकाट्य लिख गया है, यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश होगा। तो स्व का जो प्रकाश है वह कर्म के रूप में होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद में खाद पानी देने, निराई के करने का उदाहरण जो बताता है, तो शिक्षक का कार्य बच्चों को क्या है? तो आगे बताना है आपको। तो शिक्षा अंदर से अंकुरित होती है और उस प्रक्रिया में शिक्षक केवल बाहर से मदद करता है। जैसे पौधे के अंकुरित होने में, उसे प्रफुल्लित होने में सीधे
हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु बाहर से खाद पानी देना, निराई करना, प्रकाश की व्यवस्था आदि कर सकते हैं। यही शिक्षक का वास्तविक उत्तरदायित्व है। तो शिक्षक का कार्य बच्चों को क्या करना है? भोजन पानी देना है, उचित माहौल देना है, नियंत्रण करना है या फिर बागवानी सिखाना है। तो शिक्षक का मुख्य कार्य जो है वो जो है बच्चों को नियंत्रित करना होता है, यानी उसे खाद पानी देना, निराई करना, इन सब के लिए ऐसा जो है पौधे को करते हैं, उसी तरह जो है बच्चों को क्या करना, उनको नियंत्रण में रखने का कार्य शिक्षक का होता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो हमारा अंतिम प्रश्न है कि अनुच्छेद के अनुसार जो स्व है इसका जो है इसका मतलब क्या होगा? क्या द्रव्यमान होता है? क्या प्रकाश होता है? किरण होता है या फिर अदृश्य होता है? कहते हैं कि सेल्फ इज लाइक अ रे, सेल्फ इज लाइक अ रे, जो साइंस में माना जाता है कि प्रकाश की किरण अदृश्य होती है, वह आपको दिखाई देने में मदद करती है। वैसे हम हमारा जो स्व है वह क्या है? शून्य है, शून्य में है, अभाव में है, नहीं आता है। वह जो है तब प्रकट होता है जब हम अपने कर्तव्य कर्म को करते हैं। अतः स्व का अपना अस्तित्व एक अदृश्य शक्ति की भांति है। तो स्व का जो अर्थ है वो किस तरह है? तो आप लोग यहाँ पर गद्यांश पढ़े होंगे, तो किसकी तरह है? अदृश्य होता है। जब हम अपना कर्म कर्तव्य करते हैं तो वह उसके हिसाब से प्रकट होता है। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो हमें जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करिए। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए। और अब अगर आप हमारी थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में हिंदी जो है यूपीएसआई के नाम से बनाया गया प्लेलिस्ट, वहाँ से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। हमने एक एक करके सारे चैप्टर को कंप्लीट कराया हुआ है और यहाँ से आप अपने प्रैक्टिस करके पूरी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और जो हम लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि थंबनेल में आपने नवीन भैया का फोटो क्यों लगाया है, तो आपको बता दें कि नवीन सर हमारे आदर्श हैं। वो हम उनको अपना गुरु मानते हैं और हम जो है ऐसा थंबनेल बनाते हैं जिसमें क्या होती है, किसी व्यक्ति की फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है तो हमने उन्हीं का ही इसलिए फ़ोटो लगा दिया है। और कोई इसकी वजह नहीं है कि उनके फ़ोटो लगाया है तो उनका वीडियो होगा, ऐसे कोई बात नहीं है। कि हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हम उनको अपना गुरु मानते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए हम अब अपना फ़ोटो नहीं लगाना चाहते, इसलिए और किसी का फ़ोटो न लगाकर हमने उनका फ़ोटो लगाया हुआ है। तो अगर कोई अपना आपका डाउट हो तो उसको भी कमेंट करिएगा और अगर कोई सजेशन है तो उसे भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।